students, how are you all? I am Garima Rathod and I again welcome you all to digital platform of Sri Karni Academy and Edutech. I am your chemistry educator over here और मैं आपको chemistry के लिए educate करूँगी यहाँ पे। और आप लोगों को पता है chemistry is the most important topic, most important subject, most important branch as it is very interesting और साथ ही साथ में marks लाने में भी बहुत help करती है in all the competitive exams. So केमिस्ट्री पढ़ना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए क्योंकि आपको मार्क्स भी बनाने हैं और आपको अपना करियर भी बनाना है। इस वे के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारी केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ब्रांच है इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जिसे हम कहेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। CFT मार्क कर लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है CFT रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या कहा गया है इसमें, ये बात हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके एवरीवन, तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज बेसिकली ये जो थ्योरी है ये डील करती है, अगर हम बात करते हैं मेटल और लीगेंड के बीच में होने वाली इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, हमें मेटल और लीगेंड के बीच इंटरेक्शन के बारे में बताती है, किस तरह का इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन को अगर मैं यूँ कह दूँ कि किस तरह की बॉन्डिंग है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें CFT में मिलती है तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। सो अगर हमें ये पता करना है कि मेटल और लीगेंड आपस में कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे डेवलप हो रहा है, किस टाइप का है, क्या नेचर है, किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से लीगेंड और मेटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है, दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस जो है अब आपको पता चल गई है क्योंकि ये हमें बॉन्डिंग का नेचर पूरी तरह से अच्छे से बताने वाला है। ओके, सो लेट डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। दिस थ्योरी considers metal ligand bond to be ionic। सबसे बड़ी और ख़ास बात, अगर आप VBT पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अलग बात पता चलेगी और CFT जो है बिल्कुल अलग बात बता रही है आपको कि अगर आप बात करें मेटल और लीगेंड के बीच में होने वाली इंटरेक्शन की, जिसे मैं बॉन्ड कह रही हूँ, तो वो किस तरह का है, आयोनिक टाइप का है। आयोनिक टाइप का है, कैसे हम कह सकते हैं कि द बॉन्ड इज आयोनिक, हमने ये कैसे लिख दी, ये बात हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया। देखो, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लीगेंड। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन डेवलप हो रहा है मेटल और लीगेंड में, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्लियर है, इट इज़ द इंटरैक्शन इन्वॉल्व बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस। ओके, और चार्जेस का क्या मतलब है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, इजंट इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और चार्जेस के बीच में जब कोई इंट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो पोल्स होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आयंस। सो मोर और लेस ये बात एकदम क्लियर है। अगर हम CFT के अकॉर्डिंग ये बात कह रहे हैं कि द इंट्रैक्शन इज प्योरली आयोनिक, इट मीन्स it is developed due to electrostatic interactions between the metal ion and the ligand. Okay, I think this thing is very much clear. The first point why we are saying this thing कि metal और ligand का जो interaction है, जो bonding है, वो ionic type की है। Clear? I hope clear है। चलिए आइए next topic की तरफ, next heading की तरफ move करते हैं। The 5d orbitals of isolated metal atom, or it can be in the form of an ion also. So I have written this thing also. The 5d orbitals of isolated metal atom or ion have same energy, that is they are degenerate d orbitals। तो degenerate d orbitals होते हैं, you all are knowing this thing, but क्यों होते हैं, because जब तक आपका metal atom या ion isolated state में है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की है, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेटेड है,
तब उसके जो d ऑर्बिटल्स हैं, जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, दे ऑल आर हैविंग सिमिलर एनर्जी। और इसी कारण से बिकॉज दे ऑल आर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिमिलर एनर्जी, इसलिए हम उन पांचों डी ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो आई थिंक जो वर्ड है डीजेनरेट, ये मतलब क्लियर है इसका कि डीजेनरेट मीन्स द ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक लेवल के सारे ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं तो उनकी एनर्जी सेम ही रहती है, लेकिन कब तक? जब तक मेटल एटम हमारा आइसोलेट स्टेट में है। आइसोलेट मतलब अकेला पड़ा है, अकेला पड़ा है मतलब इट इज नॉट ट्राइंग टू बॉन्डिंग विद एनी अदर एटम। ओके एवरीवन, सो डीजेनरेट का मतलब क्लियर है। व्हाई वी आर सेइंग 5d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, ये मतलब भी क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। तो चलिए आइए आगे मूव करते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ 5d orbitals, the splitting of 5d orbitals into lower and higher energy levels due to approach of ligands is called crystal field theory। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए बनाई है मैंने, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि एक लाइन में हम अगर डिफाइन करना चाहे CFT को तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो ध्यान से समझना। द स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड हो गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। स्प्लिटिंग होना, फ्रेगमेंट बनना, टुकड़े हो जाना। सो स्प्लिटिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स, कौन डिवाइड हो रहा है? कौन डिवाइड हो रहा है बेटा? d ऑर्बिटल्स। कौन सी d ऑर्बिटल्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? वही d ऑर्बिटल्स जिन्हें हमने अभी अभी क्या कहा था? हमने इन d ऑर्बिटल्स को कहा था डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स। तो जब डीजेनरेट है यानी ऑल द d ऑर्बिटल्स, ऑल द 5, यूँ कह दूँ ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी, तो फिर इनके डिवीजन की बात कहाँ से आई? क्या ज़रूरत पड़ गई इनको डिवाइड करने की, स्प्लिट होने की? तो ये बात भी यहीं पे मैंने क्लियर की है। डेफिनेशन इस तरह से बनाई गई है कि सारा जो एस्पेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट वो आपके दिमाग में बैठे। तो स्प्लिटिंग होती है पांचों d ऑर्बिटल्स की इनटू सम लोअर एनर्जी एंड सम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। बट कब? एनी टाइम नहीं। देखो मैंने लास्ट जो आपको टॉपिक बताया, लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको क्लियर कर दी है ये बात कि ऑल द ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी व्हेन द एटम इज इन आइसोलेटेड कंडीशन। जब एटम आइसोलेट है तभी ये कंडीशन है। बट अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लीगेंड अप्रोच कर रहा है, इफ द लीगेंड इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द मेटल एटम, तब उनका जो डीजेनरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर है? और उस डिस्टर्बेंस के कारण ही क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग का मतलब आई हैव क्लियर यू ऑलरेडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग। कौन स्प्लिट हो रहा है? d ऑर्बिटल्स। क्यों हो रही है ये भी क्लियर कर दिया है। व्हेन द लीगेंड इज अप्रोचिंग द मेटल, अदरवाइज आइसोलेटेड कंडीशन में है, आइसोलेट फॉर्म में है, तो स्प्लिटिंग का कोई चांस नहीं है। अब जैसे ही स्प्लिटिंग होगी तो जो डीजेनरेसी वाली प्रॉपर्टी थी वो डिस्टर्ब हो गई है, और उस डिस्टर्बेंस को ही हम अदर वर्ड्स में क्या कह रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें क्या बता रही है? इस थ्योरी में हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या हमें पता चलने वाला है? यही पता चलने वाला है जो आपके सामने लिखा है कि d ऑर्बिटल्स गेट स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है, कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है। और इस शिफ्टिंग को, इस स्प्लिटिंग को ही हम जब स्टडी करते हैं तो हमें CFT की हेल्प लेनी पड़ती है। तो दैट थ्योरी विच इज डीलिंग विद दिस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ अ लिगेंड, उसे ही हम क्या कहते हैं? CFT कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। आई थिंक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ रहा है आपके। आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक तरह से एक पिक्चर जो वो मैंने क्लियर कर दी आपके दिमाग में कि क्या मतलब है CFT का। देखो बेटा, अभी तक आप लोग ये बात तो जानते हैं कि मेटल्स को हम CMA कहते हैं बिकॉज इट इज़ हैविंग द सेंट्रल पोजिशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और इसके आसपास जो होते हैं लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यू कैन सी मेटल जो है एकदम सेंटर में पड़ा है, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 लिगेंड्स। 6 लिगेंड्स ने इसको बाउंड करके रखा है। एंड यू कैन सी
see the geometry, the axis of their combination. These two ligands are having the same axis, that is x-axis, and here these two ligands, you can see very clearly a red line has been drawn between these two ligands which is connecting this side, because I want to make it clear that these two are having the same axis. Okay, the geometry can be clear only when you are aware of the axis. So these two, the red lined ligands are connected on the same axis, that z axis, और ये ऊपर वाला नीचे वाला देखो क्लियर, देखो बिल्कुल अच्छे से, these are connected on the same axis, that is y axis. अब अगर आप इन सबको कनेक्ट करते हो आपस में with this dotted blue line, ये आपको दिख रही होगी dotted blue line, तो you can see what is the geometry. What is the geometry? It is octahedral, isn't it? It is octahedral. Clear है I think पिक्चर से इमेज आपके दिमाग में. तो हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं. We want to discuss crystal field splitting in octahedral complexes. octahedral complex कब बनता है? आपको अभी भी जो पिक्चर दिखाई है, जो इमेज दिखाई थी उसमें क्लियर है, when metal is bonded with a number of 6 ligands, with a number of 6 ligands. तो ये 6 ligand जो होते हैं, दो लिगेंड, हर एक दो लिगेंड का जो पेयर है वो एक एक्सेस में होता है, 2 are in x, 2 are in y, 2 are in z. ओके, और इस फॉर्म में जब हम सबको कंबाइन करके देखते हैं तो वी फील दैट द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. क्लियर है बात? तो 6 लिगेंड, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. लेट अस डिस्कस, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होगी. ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग. द डीजेनरेसी of 5d orbitals is removed when ligand approaches a metal. ओके, तो यही बात हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि हम CFT क्यों पढ़ रहे हैं, कि जो डीजेनरेसी थी, ओके, डीजेनरेसी जो थी 5d ऑर्बिटल्स की, मीन्स उनकी जो सिमिलर एनर्जी वाली जो बात थी वो डिस्टर्ब हो जाती है व्हेन लीगेंड जो है उसको अप्रोच करता है मेटल को टू मेक सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन. ओके, तो डिजेनरेसी स्पॉइल हो गई है, रिमूव हो गई है. देन व्हाट हैपन, दिस हैपन्स ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू लीगेंड इलेक्ट्रॉन एंड मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग. लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है. व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन होना है, तो सबसे पहले हमें फेस करना पड़ेगा रिपल्सिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बिकॉज बोथ आर हैविंग नेगेटिव चार्जेस. दोनों में रिपल्शन होता है बहुत ज्यादा. क्लियर है? ये एनी टाइम होता है रिपल्शन, जब भी कैसा भी लिगेंड हो, इफ इट इज अप्रोचिंग. अच्छा, आप यूँ सोचोगे कि न्यूट्रल है, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है. भाई नेगेटिव चार्ज नहीं है, मैं ये बात मानती हूँ, न्यूट्रल है, बट स्टिल एज एन एटम इट इज हैविंग सम इलेक्ट्रॉन्स इन इट. ओके, तो ये मत बात अपने दिमाग में रखना कि लिगेंड न्यूट्रल भी तो होता है, बिल्कुल होता है, बट न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी होगा. ओके, और उसी इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है उसके कारण अराइज होता है दिस रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. ओके, thus 5d orbitals split into 3 orbitals of lower energy. Keep this in your mind very much clearly. कितनी ऑर्बिटल्स हैं? टोटल 3 orbitals get splitted into a part of lower energy, और इन ऑर्बिटल्स के सेट को हम कहते हैं T2g सेट. ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, T2g सेट. तो T2g का क्या मतलब है? T2g सेट इज दैट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स in which there are 3 orbitals out of 5. total 5d orbitals है, out of 5 we are having 3 orbitals in T2g set and they will have a lower energy level. ध्यान रखोगे इस वर्ड को, बार बार मैं बता रही हूँ, लोअर एनर्जी वाला जो सेट बनता है. अच्छा, लोअर एनर्जी क्यों हुई है ध्यान रखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बता रही हूँ. लोअर एनर्जी का रीज़न क्या है? अप्रोचिंग ऑफ लीगेंड. लीगेंड अप्रोच करता है, एनर्जी रिपल्शन होता है और उसके कारण स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की. ओके, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर नाउ. सो लोअर एनर्जी वाला जो सेट है उसको हम कहेंगे T2g सेट एंड 2 ऑर्बिटल्स. दूसरा सेट भी बन गया, टोटल 5 में से 3 हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ पार्ट ऑफ लोअर एनर्जी, दैट इज T2g सेट, एंड द रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स हैविंग हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस सेट को हम कहेंगे EG सेट. ओके, EG सेट कहेंगे. तो नाउ यू आर वेरी मच क्लियर दैट टोटल जो 5 था डी ऑर्बिटल्स का नंबर, जिन्हें हमने क्या कहा था, वी हैव
टॉक्ड अबाउट देम कि दे ऑल आर डीजेनरेट। सो जैसे ही लीगेंड आया, हाँ डीजेनरेट है, बट जैसे ही लीगेंड आया डीजेनरेट से स्पॉइल हो जाती है। दो तरह के ऑर्बिटल्स का ग्रुप हमें मिलता है, वन विद लोअर एनर्जी एंड वन विद हायर एनर्जी। ये सब बातें दिमाग में रखनी है। एक पिक्चर बता देती हूँ। लोअर एनर्जी का जो सेट है उसमें टोटल 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं एंड वी से इट T2G, ओके। एंड द सेट ऑफ हायर एनर्जी इट हैव अ टोटल नंबर ऑफ 2 ऑर्बिटल्स आउट ऑफ 5, ठीक है। 5 की स्प्लिटिंग हो रही है तो 3 इधर चले गए। नाउ रेस्ट remaining 2 are have higher energy and they are known as EG set of orbitals. So T2G EG क्या है? This is nothing, this is the different set of orbitals which we have got while splitting of 5d orbitals on the approach of a ligand towards a metal for bonding. ओके और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये पूरा जो सीन आपके सामने, दिस इज ओनली डिस्कस्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T2G, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EG, लोअर हायर एनर्जी, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके सो लेट्स मूव ऑन। ये देखो बेटा, अभी जो रिपल्शन हो रहा है, जो स्प्लिटिंग हो रही है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है वो हमें डिस्कस करना है। तो आपके सामने जो इमेज है वो है आपके सामने 5 तरह के d ऑर्बिटल्स की। ओके यू कैन सी 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, DYZ, DXY, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ओके अब आप ध्यान से देखोगे, वेरी क्लियरली यू हैव टू सी इट, DZ²। ये जो है इट इज़ अलॉन्ग द एक्सिस, Z एक्सिस पे है, ओके। एंड DX²Y², इट इज़ ऑल्सो लाइन। इसकी जो लोब्स हैं, ये जो 2 लोब्स हैं, ये वाली लोब आपको क्लियर दिख रही है, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द Y एक्सिस। ये वाली जो लोब्स है दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड द X एक्सिस, ओके। तो ये वाला DZ² एंड DX²Y², ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इनके लिए मैं इस तरह से लिख दूंगी कि इनकी जो लोब्स है दे लाइज एंड अलॉन्ग द एक्सिस, ऐसा लिख दे, दे लाई अलॉन्ग द एक्सिस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी की जब तीनों की आप बात करते हो तो यू कैन वेरी मच क्लियरली ऑब्जर्व दिस थिंग, X एक्सिस, Y एंड Z। यहाँ पे जो दोनों लोब्स हैं इनमें से कोई भी किसी एक्सिस पे लाइन नहीं कर रही, दे आर नॉट अलॉन्ग द एक्सिस एट ऑल। यहाँ पे भी यू कैन वेरी क्लियरली सी, ठीक है। ये X एक्सिस है बट यहाँ पे लोब नहीं है, तो लोब्स के बीच में से पास हो रहा है एक्सिस, ओके। यहाँ पे भी Y एक्सिस है बट नो लोब इज लाइंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के पास से लाई कर रही है बट दे आर नॉट ऑन द एक्सिस। और यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर है, इट इज़ ऑल्सो 3D इमेज ऑफ DXZ एक्सिस, जहाँ पे भी एकदम साफ आपको पता चल रहा है कि नन ऑफ द लोब इज लाइंग ऑन द एक्सिस। तो हम इन तीनों को क्या कहेंगे? इसको 1, 2 and 3, these 3 axis, these 3 orbitals are not lying along the axis, okay. I am writing over here not lying along the axis, नॉट लाइंग अलॉन्ग द एक्सिस। तो 2 हो गई जिनके लोब्स अलॉन्ग द एक्सिस है, 2 हो गए जिनके लोब्स जो है नॉट लाइंग अलॉन्ग द एक्सिस है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई है, जो 3D इमेज आपको मैंने दिखाई है, यही मेन हमारा यूँ कह ले कॉन्सेप्ट बनता है, ये हमारा मेन बेसिक बनता है ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स इनटू 2 डिफरेंट सेट्स, ओके एवरीवन। तो आपको पता चल गया देयर विल बी 3 सेट्स जिनके लोब्स जो है नॉट लाइंग अलॉन्ग द एक्सिस है, 2 तरह के ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनका जो सेट है वो अलॉन्ग द एक्सिस है। अब आप एक बार इन पिक्चर्स को, इन इमेजेस को देख के एक बात आपके दिमाग में जो आपको रखनी है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाली है, वो क्या है? देखो ध्यान से सुनोगे। ये जो 2 आपके सामने मैंने ऑर्बिटल्स बताई है विच आर लाइंग अलॉन्ग द एक्सिस, DZ² एंड DX²Y², इनके केस में क्या होगा? अगर ये दोनों लोब्स की तरफ से लीगेंड जो है अप्रोच करता है हमारे मेटल को, कौन सी दोनों? DZ² और DX²Y² की तरफ से अगर लीगेंड मेटल को अप्रोच करता है फॉर बॉन्डिंग, तब क्या होने वाला है? उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रिपल्शन फील होगा विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द एक्सिस, क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने जो ये ऑर्बिटल बनाई है, जो लोब्स है, इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये इसी साइड से, अलॉन्ग द एक्सिस वाली साइड से अप्रोच कर रहा है हमारे मेटल को। तो मेटल में भी 1, 2 कम ज़्यादा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होगा।
अगर मैं कहूँ इन तीनों का सीन हम लोग ले लॉट लाइंग अलोंग द एक्सिस डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स वाई, अगर ये अप्रोच करते हैं मेटल को तब क्या होगा, तब हमें रिपल्शन मिलेगा, बट उस तरफ जहाँ पे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज इनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है, ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि दे आर नॉट लाइंग अलोंग द एक्सिस। क्लियर है? तो बस यही मेन डिफरेंस हो जाता है आपको ये डिटरमाइन करने में कि कहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा उसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा वहीं पे एनर्जी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा और चेक कर लो, फिगर से मैंने क्लियर की है बात। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लिगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पहले क्लियर कर दी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, हर चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, कॉन्फ़िगरेशन मैटर कर रहा है, लोब्स मैटर कर रही है, ज्योमेट्री मैटर कर रही है, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है आपको, एवरीथिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो दिस डेफिनेट ज्योमेट्री इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, अब एनर्जी का सेपरेशन आपको पता है कि दो तरह के एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गई है हमारी 5d ऑर्बिटल्स। सो वी से द एनर्जी सेपरेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज डिनोटेड बाय del O. Del means energy separation or the difference in energy. O is related for octahedral. O is related for octahedral. I think the point is clear. Del O, octahedral and energy difference. Okay, thus the energy of the two Eg orbitals will increase. Eg की एनर्जी ज़्यादा थी तो वो इंक्रीज हो गई है by 3/5 del O, and that of 3 T2g orbital will decrease by 5 del O. 5 किसके लिए? टोटल 5 एनर्जी की थी, टोटल 5 ऑर्बिटल्स थी, उनमें से 2 की इंक्रीज हो गई है और 3 की जो है वो डिक्रीज हो गई है एनर्जी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो ये डायग्राम आपके सामने मैंने शो किया है। दिस डायग्राम में यू कैन वेरी क्लियरली सी, यहाँ पे ये जो स्टेट है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोलेट है, ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट है किसकी? मेटल की। अब मेटल अगर आइसोलेटेड स्टेट में है तो उसकी पांचों डी ऑर्बिटल्स आराम से है, डीजेनरेट हैं। आफ्टर दैट लीगेंड अप्रोच करता है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा रिपल्शन होता है, एनर्जी लेवल में डिफरेंस दिखता है, यू कैन सी वेरी क्लियरली ओवर हियर एंड हियर। अब जैसे ही मेटल और लीगेंड की बॉन्डिंग होने लगती है तो इन पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की फर्दर सेपरेशन होती है इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स और 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एक की एनर्जी जिसकी ऊपर चली गई है, हायर एनर्जी, यहाँ पे ऊपर ही मार्क किया गया है, कितना नंबर है? 2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसलिए यहाँ पे 2 डिजाइन किया है और इट इज नोन एज Eg। बाकी जो 3 है इनकी एनर्जी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, सो इनको ड्रॉ किया है एट द लेवल अ लेसर एनर्जी लेवल, सो दे आर नोन एज T2g। दिस इज वेरी मच क्लियर। T2g और Eg 2 लेवल हो गए हैं। del O, व्हाट इज दिस del O? ये जो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2g, इट इज नोन एज del O, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। पिक्चर से और अच्छे से इमेज क्लियर हो गई है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी स्प्लिटिंग को मैं बताना चाह रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ वेरी न्यू, वेरी फ्रेश, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।